वेलकम टू साथी एजुकेशन। ये हमारा थर्मल इंजीनियरिंग 1 का सेमेस्टर 3 का 3rd लेक्चर है। इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम साइकिल क्या होता है? ये थर्मोडायनेमिक साइकिल एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। मैम क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होता है। साइकिल का मतलब ही होता है जो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस in which initial and final point are identical. Initial and final condition या point दोनों बोल सकते हैं। कंडीशन आर आइडेंटिकल मतलब सेम होता है। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक साइकिल को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है। ठीक है, आईसी इंजन के बारे में। आईसी इंजन का हम लोग सिलेंडर बनाते हैं। जैसे इसके बारे में डीपली इसका अलग से टर्मिनोलॉजी है, उसमें पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये सिलेंडर हुआ, इसमें 2 डेड सेंटर होता है। एक होता है टीडीसी टॉप डेड सेंटर और एक होता है बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। और इसमें जो होता है पिस्टन होता है। पिस्टन जो होता है सिलेंडर के अंदर में रेसिप्रोकेट करता है। वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा पिस्टन हुआ। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट करता है, तो ये पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट करता है। क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। तो इसमें आईसी इंजन में क्या होता है? 2 वाल्व लगा होता है। एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है आउटलेट वाल्व। तो जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो क्या होगा? इस इंजन सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से इनलेट वाल्व से हमारा फ्यूल का सक्शन हो जाएगा इंजन में। क्योंकि आपको पता है फ्यूल जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब पिस्टन बीडीसी पे आएगा तो सक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा। उस टाइम इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। तो क्या होता है? इसके अंदर जितना भी फ्यूल शक किया था इसने, उसको क्या करेगा? ये पिस्टन इसको कंप्रेस करेगा। यानी कि पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जितना भी भरा है फ्यूल सब कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के बाद इसका क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज कर जाएगा। प्रेशर टेम्परेचर राइज करने के बाद हम लोग इसमें हीट का एडिशन करेंगे। और हीट का एडिशन अलग अलग इंजन में अलग अलग नियम से होता है। जैसे कि पेट्रोल इंजन में यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, और डीजल इंजन में यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, जिसके थ्रू हम इस कंप्रेस्ड फ्यूल को हीट देते हैं। जिसके बाद इसमें जो हीट है वो कंबशन, यानी कि ये कंबशन हो जाता है, इसमें ये जलने लगता है। जलने के बाद बहुत सारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके पावर की वजह से ये जो पिस्टन है, यहाँ पे जब ये कंबशन होगा तो यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगा, तो ये पिस्टन को पावर देगा, इसको नीचे की ओर फोर्स करेगा, पुश करेगा। तो इसके बाद ये जो पावर है पिस्टन से होते हुए क्रैंक शाफ्ट से होते हुए कनेक्टिंग रॉड से होते क्रैंक शाफ्ट पे आएगा, और वो व्हीकल के शाफ्ट पे जाएगा और शाफ्ट के थ्रू उसके व्हील पे जाएगा। जब व्हील रोटेट करेगा तो व्हीकल हमको आउटपुट देगा। इट मीन्स वो मूव करेगा आगे की ओर। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्या हुआ? हीट इस आईसी इंजन का पूरा वर्किंग हुआ। छोटा सा शॉर्ट समझे तो थोड़ा सा इसका बेसिक हुआ। इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको इसमें? तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसका आगे हम लोग को यूज होगा। ये जितना जो
सक्शन के थ्रू, जैसे कि अभी बताएं हम, पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी आएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, तो फ्यूल का इनलेट के थ्रू सक्शन होगा। सक्शन के थ्रू जो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक फ्यूल इंजेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यहीं तक होगा, टीडीसी से बीडीसी तक स्ट्रोक वॉल्यूम। और यहाँ इस बीच में जो गैपिंग दिया है, ये गैपिंग सिलेंडर के सेफ्टी के लिए दिया जाता है, क्योंकि पिस्टन बस यहीं तक आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको ये दोनों वॉल्यूम समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल में प्रोसेस क्या, इस चीज में हम लोग ने क्या क्या प्रोसेस देखा, पूरा आईसी इंजन में कौन कौन सा प्रोसेस अभी हम लोगों ने समझा, उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, सक्शन हुआ, सक्शन ऑफ फ्यूल हुआ, सक्शन ऑफ फ्यूल, ठीक। दूसरा में क्या हुआ, इसको हम लोग कंप्रेस किए, तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन। उसके बाद क्या हुआ, हीट का एडिशन किए, कंबशन टेक्स प्लेस कराने के लिए, तो क्या हुआ तीसरा प्रोसेस, हीट एडिशन। और चौथा क्या हुआ, हीट एडिशन के बाद हम लोग को जो पावर मिला, पावर मिल हुआ कनेक्टिंग रॉड से लेके व्हील तक, व्हीकल के व्हील तक, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंड किया, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक। चार हुआ। और लास्ट में क्या होता है, जब आफ्टर द बर्निंग ऑफ फ्यूल कुछ मतलब वेस्ट पार्टिकल्स रह जाता है, फ्यूल जब बर्न करता है तो वेस्ट पार्टिकल सिलेंडर के अंदर रह जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में आउटलेट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक, रिजेक्शन, ठीक है। इतना सारा प्रोसेस होता है एक आईसी इंजन को वर्क करने में, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में बेसिकली कैरनॉट साइकिल के बारे में। थर्मोडायनेमिक साइकिल में आपको बताए थे पिछले क्लास में 3 साइकिल पढ़ना है हम लोग को थर्मल इंजीनियरिंग 1 में, कैरनॉट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला जो साइकिल है कैरनॉट साइकिल। कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट साइकिल जो होता है ये थ्योरेटिकली साइकिल है, ये आइडियल साइकिल इसको बोला जाता है, थ्योरेटिकल साइकिल या फिर आइडियल साइकिल, ठीक। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसमें क्या क्या आता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रैक्टिकल साइकिल में, हम लोग लिख सकते हैं प्रैक्टिकल साइकिल। प्रैक्टिकल साइकिल में जैसा कि हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल करते हैं, अब आजकल तो सीएनजी भी यूज़ होने लगा है, और फिर क्या करते हैं, डीजल करते हैं। मेनली ये दोनों के बारे में सब लोग जानते होंगे, ठीक। तो ये पेट्रोल जो हुआ, पेट्रोल इंजन बोल सकते हैं, पेट्रोल इंजन जो है वर्क करता है, उस साइकिल का नाम है ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल। और जो डीजल इंजन जिस साइकिल पे वर्क करता है उसका नाम है डीजल साइकिल, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल में कौन कौन सा हो गया, एक कैरनॉट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, टोटल 3 साइकिल हो गया पढ़ने के लिए, ठीक। अब ये सब के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरनॉट साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें फ्रेडरिक कैरनॉट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, कैरनॉट साइकिल के बारे में, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जो है मिनिमम हीट इनपुट लेता है और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज अ थ्योरेटिकल साइकिल, इट इज अ थ्योरेटिकल cycle proposed by Sadi Carnot in 1824। ये क्या होता है,
इट गिव्स, क्या बोले अभी हम, ये मैक्सिमम आउटपुट देता है और मिनिमम इनपुट लेता है, ठीक। इट गिव्स मैक्सिमम आउटपुट एट हायर टेम्परेचर with minimum input at lower temperature। सॉरी गाइस, दिखा नहीं यहाँ पे, चलिए अब दिख रहा है अच्छे से। एट लोअर टेम्परेचर, ठीक। जैसे कि ये इंजन है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर प्रेशर हुआ, और ये यहाँ पे जब मतलब सक्शन होता है उस टाइम प्रेशर और टेम्परेचर इस सिलेंडर का लो होता है। अब हम लोग इसमें 4 प्रोसेस होता है। इन दिस साइकिल 4 प्रोसेस टेक्स प्लेस। इन दिस साइकिल 4 प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। अब सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आइसेंट्रोपिक, क्योंकि सक्शन प्रोसेस जो होता है ना उसको हम लोग ग्राफ में इंडिकेट नहीं करते हैं, हम लोग कंप्रेशन से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। टोटल 4 प्रोसेस को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, ठीक। तो पहला जो हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक। और उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेस करने के बाद क्या करते हैं, हीट का एडिशन करते हैं। और हीट जो एडिशन होता है इस साइकिल में, स्पेशली ये आइडियल साइकिल में, उसमें होता है आइसोथर्मल, क्योंकि आपको पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, मिनिमम हीट इनपुट लगता है, ठीक, मिनिमम। और इसमें हम लोग को मिनिमम देना ही है, इनपुट मिनिमम देना है और आउटपुट मैक्सिमम लेना है, इसलिए तो इसको आइडियल साइकिल बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आइसोथर्मल हीट एडिशन। और तीसरा जो होता है हीट एडिशन के बाद क्या होता है, कंबशन टेक्स प्लेस होता है और हमको एक्सपेंशन मिलता है, यानी कि पावर मिलता है। तो पिस्टन एक्सपैंड करता है, तो क्या होगा, वो भी आइसेंट्रोपिक ही होता है। आइसेंट्रोपिक या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब चौथा में क्या होता है, एक्सपेंशन के बाद हीट का रिजेक्शन होता है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आइसोथर्मल या फिर हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। ये 4 प्रोसेस जो होता है कैरनॉट साइकिल में होता है, और इस 4 प्रोसेस को हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम ऑफ कैरनॉट साइकिल। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वाई एक्सिस पे प्रेशर होता है एंड एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होता है। अब क्या करेंगे, आप लोग को पता ही है, ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़े ही थे। आइसेंट्रोपिक यानी कि एडियाबेटिक बोलिए या फिर आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस होता है पीवी डायग्राम पे कर्व होता है, ठीक, कर्व होता है। और ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन है तो क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर राइज करेगा। तो हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे 1 से 2 में, 1 में क्या था, प्रेशर P1 था, 2 में क्या है, प्रेशर P2 हो गया, यानी कि प्रेशर जो है राइज किया है। अगर ये एक्सपेंशन होता तो ये नीचे की तरफ आता, यानी कि P2 से P1 की तरफ आता, ठीक। तो अब क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस तो ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। अब आइसोथर्मल हीट एडिशन क्या होगा, तो पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल का भी ग्राफ कर्व ही होता है, तो इसको भी हम लोग कर्व ही इंडिकेट करेंगे।
ठीक है, ये हो गया आइसोथर्मल हीट एडिशन। उसके बाद फिर होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये भी कर्व ही होगा। चारों ग्राफ जो होगा इस पे कर्व ही होगा, क्योंकि पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल का और आइसेंट्रोपिक का ग्राफ कर्व होता है, इसको भी कर्व। अब इसमें नीचे की तरफ एरो आएगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रेशर और फिर यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा प्रोसेस हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद हीट एडिशन होगा, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसका हम नाम इंडिकेट करेंगे। 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 में आइसोथर्मल हीट एडिशन होगा क्यू इन, और 3 से 4 में क्या होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, और 4 से 1 में हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया हमारा पीवी डायग्राम ऑफ कैरनॉट साइकिल। इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा V1, इसको अगर नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा V4, और इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो V3 और ये V4। यानी कि हर पॉइंट का वॉल्यूम चेंज है और प्रेशर भी चेंज है। ठीक, अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहाँ हुआ, प्रोसेस 1 to 2 में, और हीट आइसोथर्मल हीट एडिशन कब हुआ, प्रोसेस 2 से 3 में, और फिर एक्सपेंशन कहाँ हुआ, 3 से 4 में, 3 to 4, और लास्ट में क्या हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ 4 to 1। ठीक है, अब हम लोग इसका टीएस डायग्राम पढ़ेंगे। पीवी डायग्राम हो गया, अब इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टीएस डायग्राम ऑफ कैरनॉट साइकिल। वाई एक्सिस पे होगा टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे होगा एंट्रोपी। अब चलिए इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस 1 से 2 में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। आइसेंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, इसलिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्योंकि इसमें कंप्रेशन के बाद प्रेशर टेम्परेचर राइज करता है तो इसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा ना, तो इसका एरो ऊपर की ओर होगा। ये हो गया प्रोसेस 1 से 2। उसके बाद फिर क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, और फिर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। प्रोसेस 2 से 3 जो होगा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो ये भी, इसका भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ही होगा, बट इसमें जो होगा एरो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर एक्सपेंशन ड्यूरिंग एक्सपेंशन कम होता है, ये डिक्रीज करता है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब क्या होगा, ये चौथा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया। अब लास्ट में प्रोसेस कौन सा होता है, लास्ट में होता है हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसमें एक चीज आप लोग ने देखा होगा, जैसे कि डिफिनीशन में हम लोग ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक साइकिल के डिफिनीशन में, कि थर्मोडायनेमिक साइकिल का जो क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होता है आइडेंटिकल होता है। तो इसमें हम लोग ने देख भी लिया, क्योंकि प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ और ये फिर एंड भी 1 ही पे आके हुआ। इट मीन्स ये एक क्लोज साइकिल बनाता है, इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक, ये एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। जैसे कि एंट्रोपी S1 इक्वल टू S2 और यहाँ पे S3 इक्वल टू S4। टेम्परेचर T1 इक्वल टू T4 और इधर T2 इक्वल टू T3। ठीक,
अब क्या हुआ, यहाँ पे हीट का एडिशन हुआ है क्यू इन और यहाँ पे क्यू आउट। अब हम लोग इसके इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द इफिशियंसी? इफिशियंसी क्या होता है? तो इफिशियंसी जो होता है आउटपुट अपॉन हम लोग कितना इनपुट लिए और आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ, इसी के रेशियो को इफिशियंसी बोलते हैं। मतलब कितना मिनिमम इनपुट पे कितना मैक्सिमम आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका इफिशियंसी कहलाता है। ठीक, तो इस इफिशियंसी का डिफिनीशन तो नहीं लिखेंगे, बट इफिशियंसी को हम लोग एन से सूचित करते हैं। इफिशियंसी, इसका फॉर्मूला लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो इस साइकिल में देखेंगे हमारा आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है कैरनॉट साइकिल में। तो इसमें हम लोग इनपुट क्या किए हैं, हीट इंजन जो हीट एनर्जी जो दिए हैं क्यू इन, ये हमारा इनपुट है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट हमको वर्क जो देता है। ठीक, जैसे कि कोई भी हीट इंजन है, ये हीट इंजन है, इसमें हम लोग पहले क्या देंगे, इनपुट देंगे, क्यू इन देंगे, तो क्या होगा, ये हमको वर्क देगा। ठीक, और कुछ हीट जो है वेस्ट हो जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब कोई भी व्हीकल या कोई भी गाड़ी चलती है तो उसके बाद उसका जो इंजन है उसको आप लोग टच करके देखिएगा, वो हीट हो जाता है। हीट के क्यों हो जाता है, वो हीट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब जब इंजन वर्क करता है उसके ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ इंजन हीट जो है सम अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है। वही लॉस हीट जो है हम लोग हीट इंजन जो गर्म रहता है, गाड़ी गर्म रहता है, उसे फील होता है, क्योंकि हम लोग पूरा 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये साइंटिस्ट ही बताया है। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ में ये बोला गया है कि 100% हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हीट एनर्जी को वर्क में। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो आउटपुट हुआ, क्या हमारा तो मेनली आउटपुट तो वर्क हुआ, और इनपुट क्या हुआ, हीट हुआ जो हम लोग इसमें सप्लाइड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन क्यू इन, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। अब वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जितना हम लोग क्यू इन दिए उसमें से अगर हम वेस्ट वाला जो सिंक, इसको सिंक बोलते हैं, जो वेस्ट हो जाता है सिंक में, और ये सोर्स होता है। ठीक, तो ये क्यू आउट भी बोल सकते हैं, क्यू इन लिखे हैं तो क्यू आउट ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो क्यू इन में से जो हम क्यू आउट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वो वर्क मिल जाएगा। ठीक है, वर्क लाने के लिए हमको क्यू इन अपॉन क्यू आउट करना होगा। ठीक है, ये हमारा वर्क निकल गया यहाँ से। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, ये हमारा इफिशियंसी हो गया। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल। अब इसी को हम लोग क्यू इन का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्यू आउट का वैल्यू निकालेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि क्यू इन और क्यू आउट क्या होता है, आइसोथर्मल होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का क्यू में जाएंगे और मतलब इस प्रोसेस में कितना होता है क्यू इन क्यू आउट का फॉर्मूला, और उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो मेरा इसका इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इफिशियंसी कैसे प्रूव्ड करना जानेंगे, कैरनॉट साइकिल का इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पर जो है क्यू इन और क्यू आउट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू इन जो है ये 2 से 3 में क्यू इन हो रहा है और प्रोसेस 4 से 1 में क्यू आउट हो रहा है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है 2 से 3, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू इन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से क्या होता है, Q इजकल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है 0 होता है, किसमें, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक, तो क्या होगा, Q इन जो है T वर्क डन के बराबर होगा,
2 से 3 में जो वर्क डन होगा इसके बराबर होगा क्यू इन, ठीक। और क्यू आउट जो है ये 4 से 1 में जितना वर्क डन हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में उसके बराबर होगा, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे 4 से 1, ठीक। तो अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो यहाँ पे 2 से 3 है तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा mRT2ln कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। कितना से हो रहा है V3 से V3/V2, ठीक। और इसका जो वर्क डन होता है mRT4ln V4/V1, ठीक। ये सब तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस के डीपली में पढ़े होंगे या फिर पढ़ना होगा आप लोग को आगे। हम लोग मान के चलते हैं कि ये सब आपको पता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू इन और क्यू आउट को इस इफिशियंसी के फार्मूला में पुट करेंगे और देखेंगे क्या होता है, ठीक। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। अब क्यू इन के जगह पे डालेंगे mRT2ln V3/V2 माइनस mRT4ln V4/V1 डिवाइडेड बाई mRT2ln V3/V2, ठीक। अब ये V3 V2 क्या है, V4/V1 क्या है, इसको देखेंगे। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो कितना है। कंप्रेशन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। इसमें देखते हैं और एक्सपेंशन रेशियो को भी आर से ही डिनोट करते हैं, ठीक। इसमें 1 से 2 में कंप्रेस किया गया है, ठीक। तो V2/V1 जो है कंप्रेशन रेशियो है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो जो होता है वॉल्यूम बिफोर सक्शन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर सक्शन। तो सक्शन से पहले का वॉल्यूम कितना था V2 था, सक्शन के बाद वॉल्यूम कितना हो गया V1 हो गया, ठीक। V1 हो गया यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा कंप्रेशन रेशियो V2/V1 हो जाएगा। और एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा, एक्सपेंस कहाँ किया V3 पॉइंट से 4 तक एक्सपेंशन हुआ है, तो V3/V4 जो होगा एक्सपेंशन रेशियो होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4 जो हो गया मेरा कंप्रेशन रेशियो हो गया, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो जो हो गया V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो V3/V2 है और V4/V1 है। ये ना तो कंप्रेशन रेशियो है ना ही एक्सपेंशन रेशियो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और प्रोसेस 1 to 2 यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में। तो आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक कंप्रेशन का हम लोग पढ़े थे, क्या होता है PV पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था, ठीक। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो हो जाएगा यहाँ पे T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 पर पावर गामा -1, ठीक है। इसको डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, ये इसका रिलेशन होता है। आप ये एडियाबैटिक रिलेशन जो है PV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से आप लोग प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना जान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब एक्सपेंशन में जाएंगे। एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक 3 से 4 तक हो रहा है। तो 4 प्रोसेस 3 to 4। अब इसमें क्या होगा, सेम होगा T3/T4 इज इक्वल टू
V3 अपॉन V4 पर पावर गामा माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे V4 अपॉन V3 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे T2 अपॉन T1 था तो V1 अपॉन V2 हो गया, ऐसा ही यहाँ पे T3 अपॉन T4 है तो V4 अपॉन V3 हो जाता है इसमें, इसके रिलेशन में। ठीक, तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे T2 जो है और T3 है बराबर है। ठीक, आइसोथर्मल है 2 से 3 प्रोसेस, और T1 T4 के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 की जगह पे T3 और T1 की जगह पे T4, या फिर T3 की जगह पे T2 और T4 की जगह पे T1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि T2 इज इक्वल टू T3 और T1 इज इक्वल टू T4, इसीलिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। अब ये दोनों बराबर है तो इसका LHS दोनों बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक, तो क्या होगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3। ठीक, गामा माइनस वन कट हो जाएगा, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इस V3 को इस साइड ले आएंगे, V4 को इस साइड ले आएंगे और V2 को उस साइड भेज देंगे। क्या होगा, V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V3। और हम लोग को क्या था, हम लोग को निकालना क्या था, V3 अपॉन V2, V3 अपॉन V2 और V4 अपॉन V1। अच्छा, ये भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V3 अपॉन V2 लाना था तो V3 को इधर भेज देंगे और उसके बाद V4 को V1 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, V3 इधर आ जाएगा तो V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू ये V1 नीचे आ जाएगा V4 अपॉन V1। ये मेरा क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे MR/T2 ln R माइनस MR/T4 ln R डिवाइडेड बाय MR/T2 ln R। ln R कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे T2 नहीं कैंसिल होगा, तो बच क्या जाएगा, इधर T4 T2 और नीचे T2 बच जाएगा। क्या होगा, T2 माइनस T4 अपॉन T2, इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस T4 अपॉन T2। ये हमारा इफिशियंसी टेम्परेचर के टर्म में आ गया। ठीक है, अगर हीट के टर्म में रहेगा तो क्या होगा, Q इन माइनस Q आउट अपॉन Q इन, अगर टेम्परेचर के टर्म में रहेगा तो ये होगा। ठीक, तो अब हो गया मेरा इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल। टेम्परेचर रहेगा तब भी निकाल सकते हैं और हीट रहेगा दिया रहेगा तब भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल से देखेंगे कि इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है कैरनॉट साइकिल का। ठीक है, तो एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं एट रैंडम, कोई भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, अ कैरनॉट इंजन वर्किंग बिटवीन 750 केल्विन एंड 300 केल्विन, फाइंड द थर्मल इफिशियंसी। तो ठीक है, इसमें हम लोग को टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक, टेम्परेचर दोनों दिया हुआ है, जिस टेम्परेचर के बीच में ये इंजन वर्क करता है, और उसका इफिशियंसी निकालना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे फॉर्मूला, इफिशियंसी क्या होता है कैरनॉट इंजन का, 1 माइनस T4 अप क्या होता है, 1 माइनस T4 अपॉन T2। अब ये T4 और T2 कौन सा टेम्परेचर है वो हम देखेंगे ग्राफ में। ठीक, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का जो ग्राफ है, इसमें T4 जो है लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, और T2 क्या है, हायर टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर T2 हुआ और T4 मिनिमम टेम्परेचर हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे गिवन में क्या क्या है, T4 मिनिमम टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर है 300 केल्विन, और T2 मैक्सिमम टेम्परेचर 350 केल्विन। ठीक,
अब हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस 300 केल्विन अपॉन 350 केल्विन। अब क्या होगा, 350 केल्विन माइनस 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 350 केल्विन, ये कितना होगा, 450 केल्विन अपॉन 350 केल्विन। अब इसको हम केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी जो आएगा, ये से ये कट हो गया, इसको कट करके इसका एफिशिएंसी आता है 0.6। इसको कट कीजिएगा, 5 से कट कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा 5, तो 0.6 आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 60% आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 60% इफिशियंसी। ठीक है, समझ। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसके थ्रू आई थिंक आप लोग को पूरा कैडनॉट साइकिल का इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है, कैसे फॉर्मूला आया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और किसी किसी बुक में ये जो इफिशियंसी है वो अलग अलग दिया रहता है। जैसे हीट के टर्म में तो सेम ही रहता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन होता है, लेकिन टेम्परेचर में किसी किसी बुक में ये इफिशियंसी जो है वो दिया, कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में आपको यहाँ जो कैरनॉट साइकिल का एफिशिएंसी है वो 1 माइनस T3 अपॉन T1 मिलेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में हम लोग क्या किए हैं, प्रोसेस 1 से 2 में, जैसा कि इस ग्राफ में आप लोग देखेंगे क्या किए हैं, 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन लिखे हैं, और 2 से 3 में आइसोथर्मल हीट एडिशन है। इसी को जब हम क्या करेंगे, 1 से 2 में आइसोथर्मल हीट एडिशन कर देंगे, 2 से 3 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करेंगे, और 3 से 4 में आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन करेंगे, और 4 से 1 में कंप्रेशन करेंगे, तब क्या होगा, हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है यहाँ पे, ये क्या होगा, क्यू इन जो होगा MRT1 ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा, और क्यू आउट जो हो जाएगा इसमें MRT3 ln क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इसमें होगा, V2 अपॉन V1, और इसमें हो जाएगा V3 अपॉन V4। ठीक है, तो इसी से जब हम लोग सेम उसी तरीके से इसको हम जब पुट करेंगे इफिशियंसी के फॉर्मूला में, तो वो आ जाता है 1 माइनस T3 अपॉन T1। ठीक, वो बस इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से 2 में दिखा दिया है, उसके बाद एक्सपेंशन दिखाया है, उसके बाद हीट रिजेक्शन, और लास्ट में कंप्रेशन 4 से 1 में दिखाया है। और हम लोग क्या किए हैं, 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन दिखाया है, 2 से 3 में आइसोथर्मल हीट एडिशन दिखाया है, फिर 3 से 4 में एक्सपेंशन दिखाया है, और 4 से 1 में हीट रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है, ऊपर में मैक्सिमम टेम्परेचर, और T1 जो है मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर। सिमिलरली ये भी है मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये जो है मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, दोनों सही है। बेसिकली ऊपर में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और नीचे में मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो आज हमारा कैरनॉट साइकिल ख़त्म हो गया है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं, और आप लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा बुक RS खुरमी या RK राजपूत के बुक में से। आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल के बारे में। तो आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो गया है, अब नेक्स्ट डे हम लोग ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।